बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुश्ताक अहमद, लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। नो डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियस को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जिस तरह आप सब जानते हैं कि ब्रेन जो है वो बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और ये बॉडी के जितने भी सिस्टम्स होते हैं, बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको ब्रेन कंट्रोल करता है। तो इसी तरह सेल के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, सेल के जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं तो उसको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो इसलिए न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या चीज़ है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो पूरे सेल के जितने भी प्रोसेस है वो कंट्रोल करता है? नो डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को हम क्लियर करते हैं इसके डिफिनीशन से। डिफिनीशन में क्या है? न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। न्यूक्लियस जो है ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, यानी आपको स्ट्रक्चर में नजर आ रहा होगा कि इसकी जो आउटर कवरिंग है वो डबल मेम्ब्रेन है। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, डेट कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए। इसके अंदर क्या मौजूद है? जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, यानी कि डीएनए आरएनए। और इस जेनेटिक मटेरियल की वजह से डियर स्टूडेंट न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं वो कंट्रोल करता है इस जेनेटिक मटेरियल की वजह से। इसकी डिटेल के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। नो डियर स्टूडेंट, विच कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ ए सेल। जो कि क्या करता है? जितने भी सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उनको ये कंट्रोल करता है। यानी सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं तो उनको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात करें तो इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। कब? 1831 में, यानी कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया। इसी तरह अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। नो डियर स्टूडेंट, यूकैरियोट सेल कौन से सेल होते हैं? तो यूकैरियोट सेल वो सेल्स होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी जिसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। डियर स्टूडेंट, यूकैरियोट सेल्स में दो किस्म के सेल आते हैं, एक को हम एनिमल सेल कहते हैं, दूसरे को हम प्लांट सेल कहते हैं। तो एनिमल सेल के अंदर इसकी जो पोजीशन है न्यूक्लियस की वो सेंट्रल पोजीशन होता है। फॉर एग्जांपल ये एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल के बिल्कुल सेंटर में आपको न्यूक्लियस नज़र आएगा डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट होता है। पेरिफेरल रीजन का क्या मतलब है? कि न्यूक्लियस जो होता है वो एक साइड पे होता है। फॉर एग्जांपल ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे प्रेजेंट होगा, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। सेंटर में क्यों प्रेजेंट नहीं होता? क्या वजह है? तो सेंटर में आपको यहाँ पर एक लार्ज विक्यूल नज़र आएगा, एक लार्ज विक्यूल नज़र आएगा। तो ये विक्यूल जो है ये इस न्यूक्लियस को क्या करता है? एक साइड पे पुश करता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी नंबरिंग की बात करें तो इसकी जो नंबरिंग है वो मुख्तलिफ होती है मुख्तलिफ सेल में, यानी डिफरेंट सेल में इसकी जो नंबरिंग होती है वो डिफरेंट होती है। तो इस बेस पे हम इसको यानी सेल को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन को हम कहते हैं यूनिन्यूक्लिएट, दूसरे को हम कहते हैं बाईन्यूक्लिएट, तीसरे को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लिएट। नो डियर स्टूडेंट, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यानी कि यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट का क्या मतलब है? यानी वो सेल जिसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियस होता है, यानी एक ही न्यूक्लियस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल क्या है? जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर जो ब्रेन सेल्स है यानी कि न्यूरॉन्स, तो ये मोस्टली कहाँ पर होता है? जो न्यूरॉन सेल है। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो मसल सेल है तो यहाँ पर अक्सर आपको सेल्स में एक ही न्यूक्लियस मिलेगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट, अगर हम बाई न्यूक्लिएट की बात करें तो बाई न्यूक्लिएट का क्या मतलब है? कि इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, यानी 2 न्यूक्लियाई होते हैं। जब एक से ज़्यादा हो तो हम उसको न्यूक्लियाई कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको 2 न्यूक्लियाई मिलेंगे और इसकी एग्जाम्पल क्या है? ये आपको प्रोटोजोन में मिलेंगे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम।
पैरामीशियम में आपको दो न्यूक्लियस नजर आएंगे, एक मेगा और दूसरा माइक्रो। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम पॉलीन्यूक्लिएट की बात करें तो पॉलीन्यूक्लिएट का क्या मतलब है? पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी और न्यूक्लिएट मीन्स न्यूक्लियस, यानी दो से जब ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं एक ही सेल में तो हम उसको क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लिएट कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? मोर देन टू, तो जिसमें दो से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, यानी सेल के अंदर अगर दो से ज्यादा न्यूक्लियस है तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लिएट कहते हैं। इसके एग्जांपल आपको मोस्टली जो फंजाई है यहाँ पर आपको मिलेंगे, मतलब कुछ फंजाई ऐसे हैं जिसमें दो से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी एक ही सेल के अंदर। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें, यानी न्यूक्लियस के कितने पार्ट्स हैं, तो इन पार्ट्स को अभी हम वन बाय वन क्लियर करेंगे। तो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मोस्टली हम 4 पार्ट्स में न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आपको जो पहला नज़र आएगा वो क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियोलस, इसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म और फिर क्रोमोसोम। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम इन सब पार्ट्स को वन बाय वन डिटेल से इस स्ट्रक्चर के थ्रू क्लियर करेंगे। डियर स्टूडेंट, इसमें जो सबसे पहला आता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी आउटर कवरिंग ऑफ ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर जो आउटर कवरिंग है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। तो जिस तरह सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है तो वो डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी लिपिड बाइलेयर होती है, तो इसी तरह न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, जो आउटर कवरिंग है, वो भी डबल लेयर है। क्लियर? यानी डबल लिपिड बाइलेयर है। इसमें जो आउटर कवरिंग है, यानी जो आउटर मेम्ब्रेन है, उसको हम नाम देते हैं आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि जो आउटसाइड है। क्लियर? और इसी तरह जो इनसाइड है हम इसको नाम देते हैं इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। नो डियर स्टूडेंट, इन दोनों को मिलाकर हम इसको नाम देते हैं क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नो डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के और भी नाम है। क्लियर? इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर इनवेलप भी कहते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप, इसको हम न्यूक्लियर इनवेलप भी कहते हैं। और डियर स्टूडेंट, जब आप एंटी टेस्ट देते हैं यानी एमडीकेट का टेस्ट देते हैं तो वहां पर आपके सामने एक और नाम भी आ सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं आना। उसको हम क्या कहते हैं? कैरियोटिका, कैरियोटिका। कैरियो कैरियन से निकला है जिसका मतलब है न्यूक्लियस, और टिका का मतलब है कवरिंग। नो डियर स्टूडेंट, तो ये नाम आपने याद रखने हैं। मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह जब आप देते हैं तो वहाँ पर ये नाम आ सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इनवेलप, कैरियोटिका। तो ये सब आपने याद रखने हैं ताकि आप उस टाइम पे कंफ्यूज ना हो। नो डियर स्टूडेंट, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, क्लियर, ये आपको रफ नजर आएगी, और जो इनर मेम्ब्रेन है ये आपको स्मूथ नजर आएगी। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो आपको रफ नजर आती है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो आपको स्मूथ नजर आती है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूअस है किसके साथ? ये कंटिन्यूअस है किसके साथ? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या है? कंटिन्यूअस है। डियर स्टूडेंट, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं इसको शॉर्टकट लिखता हूं। तो डियर स्टूडेंट, जो आउटर मेम्ब्रेन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या है? कंटिन्यूअस है। और डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डियर स्टूडेंट, ये जो बाहर वाला हिस्सा है यानी सेल मेम्ब्रेन की तरफ वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट डियर स्टूडेंट, जो न्यूक्लियस के करीब हिस्सा है यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ वाला जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस के साथ जो करीब का हिस्सा है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? वहाँ पर आपको राइबोसोम्स नजर आएंगे। वहाँ पर आपको क्या नजर आएंगे?
राइबोसोम्स, और यही राइबोसोम फिर इसी आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, यानी उस पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं जहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होता है, यानी कंटिन्यूअस होता है आउटर मेम्ब्रेन से। तो जिसकी वजह से ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये आपको रफ नज़र आएगी। क्लियर? ये राइबोसोम्स की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स भी होते हैं और इससे जैसे ही मेम्ब्रेन बाहर निकलती है तो उस मेम्ब्रेन के ऊपर भी राइबोसोम्स होते हैं। क्लियर? तो इस वजह से हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम देते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी तरह यही राइबोसोम जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आउटर मेम्ब्रेन से निकलता है आउटसाइड, यानी वहाँ से ये कंटिन्यूअस होता है। तो इस वजह से यहाँ पर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो आपको क्या नज़र आएगी? वो आपको रफ नज़र आएगी। क्लियर? इसी तरह डियर स्टूडेंट, जो इनर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी राइबोसोम वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते। डियर स्टूडेंट, या इस मेम्ब्रेन में आपको एक और चीज़ भी नज़र आएगी। यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के मतलब जो नंबर है पोर्स के वो आपको नज़र आएंगे, यानी यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के पोर्स नज़र आएंगे। तो ये जो पोर्स है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर का। न्यूक्लियर पोर। क्लियर? अब ये जो न्यूक्लियर पोर है, या इसको हम एक और नाम भी देते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो इन पोर्स को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब डियर स्टूडेंट, ये पोर्स क्यों होते हैं? बेसिकली ये पोर्स जो होते हैं ये डिफरेंट किस्म के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से कहाँ तक? यानी कि साइटोप्लाज्म से, ये बाहर वाला हिस्सा जो है ये साइटोप्लाज्म है, तो ये साइटोप्लाज्म से डिफरेंट मटेरियल को अंदर ले जाता है। और इसी तरह जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, यानी कि ये जो अंदर वाला हिस्सा है, इसके डिटेल के बारे में हम बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। तो ये जो अंदर वाला हिस्सा है, यानी यहाँ पर जो भी चीज़ें तैयार होती है, जो भी चीज़ें बनती है, तो वो क्या करता है? ये पोर्स उनको बाहर भेजता है। तो इसी तरह ये किस चीज़ का काम करता है? ये एक रास्ता देता है डिफरेंट मटेरियल को कि वो जो है वो साइटोप्लाज्म तक जाए, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म तक जाए और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म तक जाए। नो डियर स्टूडेंट, अब ये जो पोर्स है ये पोर्स ये फंक्शन किस तरह करते हैं? यानी इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये डिफरेंट किस्म के मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन करता है? डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको इन पोर्स में एक फैमिली मिलेगी प्रोटीन की। यहाँ पर आपको एक प्रोटीन की फैमिली मिलेगी। उस प्रोटीन की फैमिली को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्योरीन। न्यूक्लियोप्योरीन्स। न्यूक्लियोप्योरीन जो है ये प्रोटीन की एक फैमिली है, और ये फैमिली, इस फैमिली के अंदर तकरीबन जो है वो 30 के करीब प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो ये प्रोटीन क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं मटेरियल की कि वो साइटोप्लाज्म तक जाए या साइटोप्लाज्म से वापस जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म तक आए। नो डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। नो डियर स्टूडेंट, ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, तो इस एरिया के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा, एक नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, एक नॉन मेम्ब्रेनियस बॉडी आपको नज़र आएगी, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा जिसकी आउटर कवरिंग नहीं होती। जिस तरह राइबोसोम हमने डिस्कस किया था तो उसकी भी आउटर कवरिंग नहीं थी, तो यहाँ पर इसकी भी आउटर कवरिंग नहीं होगी। तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस का। किस चीज़ का नाम देते हैं? न्यूक्लियोलस का। तो एक आपको ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा जिसकी आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं होती, यानी कि नॉन मेम्ब्रेनियस होता है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोलस। नो डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर के अंदर डियर स्टूडेंट आपको दो मुख्तलिफ रीजन मिलेंगे। क्लियर? तो एक आपको आउटर रीजन मिलेगा और दूसरा आपको सेंट्रल वाला रीजन मिलेगा। जो आउटर रीजन है ये किस चीज से बना है? ये बना है प्रिकर्सर
प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। तो ये बना है राइबोसोम्स के जो सब यूनिट्स होते हैं, तो उससे ये आउटर रीजन बना है। और इसके सेंट्रल वाला रीजन जो है, इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा राइबोसोमल डीएनए, और दूसरा आपको यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए मिलेगा। नो डियर स्टूडेंट, जो न्यूक्लियोलस है इसको हम राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स की जो मेनली सिंथेसिस होती है, राइबोसोम जहाँ पर बनता है, तो वो बेसिकली कहाँ पर बनता है? वो न्यूक्लियोलस में बनता है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये इसको हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, यानी यहाँ पर राइबोसोम तैयार होते हैं। नो डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियोलस के बाद जो थर्ड है वो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। डियर स्टूडेंट, ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, क्लियर, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस का जो मैट्रिक्स है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। डियर स्टूडेंट, जिस तरह सेल के अंदर आपने साइटोप्लाज्म डिस्कस किया था, तो इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर का जो एरिया है, जो मैट्रिक्स है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म का, न्यूक्लियोप्लाज्म का। डियर स्टूडेंट, ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, यानी ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसके अलावा ये सेमी फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड होता है। और डियर स्टूडेंट, ये मेन साइट होता है कहाँ? मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस। और यहाँ पर जो है ये और चीज़ें भी प्रेजेंट होते हैं, यानी यहाँ पर आपको एंजाइम्स भी मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? एंजाइम्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स मिलेंगे। क्लियर? एंजाइम्स, वो एंजाइम्स आपको मिलेंगे जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम्स है, या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो है, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के मेटल्स, आयंस आपको मिलेंगे। तो ये जितने भी चीज़ें यहाँ पर है, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बनाते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट? नो डियर स्टूडेंट, ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपने एक कंसेप्ट क्लियर करना है क्रोमोसोम के बारे में। इससे पहले हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, तभी आपको इसकी समझ आएगी क्रोमोसोम जो कंपोनेंट है, जो पार्ट है न्यूक्लियस का। डियर स्टूडेंट, आप सब ने क्लास 9th में सेल साइकिल पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? सेल साइकिल। नो डियर स्टूडेंट, सेल साइकिल जो है उसके दो मेन फेस है। क्लियर? एक को हम कहते हैं क्या? इंटरफेस, और दूसरे को हम कहते हैं डिवीजन फेस, डिवीजन फेस। नो डियर स्टूडेंट, सेल साइकिल जो है, यानी कि सेल जब डिवाइड होता है तो वो दो फेजेस में होता है। एक को हम कहते हैं इंटरफेस, और दूसरे को हम कहते हैं डिवीजन फेस। नो डियर स्टूडेंट, इंटरफेस में क्या होता है? इंटरफेस में सेल डिवाइड नहीं होता, बट डिवाइड होने की तैयारी करता है। क्लियर? यानी अभी सेल में डिवीजन स्टार्ट नहीं होती, लेकिन डिवीजन के लिए वो अपने आप को तैयार करता है, जिसके अंदर G1 फेस आता है, S फेस आता है, G2 फेस आता है। क्लियर? और डिवीजन फेस में जो है वो डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इंटरफेस में जो डीएनए है यहाँ पर, क्लियर, जो यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डीएनए है, वो डीएनए आपको इंटरफेस के अंदर किस तरह मिलेगी? वो आपको क्रोमेटिन के शेप में मिलेगी। क्लियर? वो आपको क्रोमेटिन के फॉर्म में नजर आएगी। क्लियर? और डिवीजन फेस में जो डीएनए है वो आपको क्रोमोसोम के फॉर्म में नजर आती है। किस फॉर्म में? क्रोमोसोम के फॉर्म में आपको मिलेगी। नो डियर स्टूडेंट, अब ये बताने का मकसद क्या है? बेसिकली जब हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं तो हम इंटरफेस वाले न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि डिवीजन फेस में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो
डिसअपियर हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है। क्लियर? तो हम प्रॉपर्ली न्यूक्लियस की स्टडी नहीं कर सकते। इसीलिए न्यूक्लियस की जब हम स्टडी करते हैं तो वो हम इंटरफेस में करते हैं, यानी कि नॉन डिवाइडिंग सेल में करते हैं। यानी अभी सेल जब डिवाइड नहीं होता, यानी उसने जब अभी डिवीजन स्टार्ट नहीं की होती, तो उस वक्त हम प्रॉपर्ली न्यूक्लियस की स्टडी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। क्लियर? अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप कंफ्यूज होंगे कि क्रोमाटिन और क्रोमोसोम में फिर क्या डिफरेंस है। तो क्रोमाटिन जो है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये डीएनए है। क्लियर? ये डीएनए है। डीएनए के साथ जब हिस्टोन प्रोटीन मिल जाते हैं, क्लियर, तो वो कंडेंस हो जाती है, यानी इसमें फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो कंडेंस फॉर्म है, यानी ये क्या है, डीएनए। क्लियर? और ये क्या है, ये वाला हिस्सा जो है इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिन कहते हैं। क्लियर? तो जो कंडेंस फॉर्म होती है डीएनए की, यानी लेस कंडेंस, ज्यादा कंडेंस नहीं, मतलब लेस कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए को हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिन कहते हैं। क्लियर? और क्रोमोसोम जो है यही डीएनए, यही क्रोमाटिन जब बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में चला जाए, यानी यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा फोल्डिंग हो जाए, यानी कि मोर कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पर आपको नज़र आएगा, यहाँ पर ज़्यादा कंडेंसेशन हुई है, यानी यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा कंडेंस हुआ है क्रोमाटिन, और यहाँ पर ये लेस कंडेंस है डीएनए। तो जो लेस कंडेंस है उसको हम क्रोमाटिन कहते हैं, जो ज़्यादा कंडेंस है उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो बेसिकली हम जब न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं तो हम इंटरफेस वाले न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, उसमें हमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस मिलता है। लेकिन जब हम डिवीजन फेस में न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं तो वो वहाँ पर हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं मिलेगी, वो डिसअपियर होगी। क्लियर? यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म में जो आपको डीएनए मिलेगी तो वो डीएनए आपको क्रोमाटिन के फॉर्म में मिलेगी। क्लियर? क्योंकि जब आप न्यूक्लियस की स्टडी करोगे तो न्यूक्लियस की स्टडी आप कहाँ पर प्रॉपर्ली करते हो, इंटरफेस में करते हो, यानी कि जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर ना हो, आपको एक प्रॉपर न्यूक्लियस मिले तो वहाँ पर आपको क्रोमाटिन मिलेगा। क्लियर? डीएनए की जो लेस कंडेंस फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिन। अगर डीएनए ज़्यादा कंडेंस होती है तो फिर वो कहाँ पर होती है, वो डिवीजन फेस में होती है, लेकिन वहाँ पर फिर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर मिलेगी। डियर स्टूडेंट, नो डियर स्टूडेंट, अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम एक ही लाइन में इसके फंक्शन को हम डिफाइन करें तो हम किस तरह डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे कि न्यूक्लियस control all the metabolic activity of a cell। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है जितने भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं, यानी कि जितने भी फंक्शन होते हैं, तो वो कौन कंट्रोल करता है, वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो किस तरह ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़? नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जब हमने पहले स्टार्ट किया था तो हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था। तो बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या मेन फंक्शन है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक तो सेपरेट करता है किस चीज़ को, इन्वायरमेंट को, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसको ये सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से। दूसरा जो इसका मेन फंक्शन है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है, जिसको हमने नाम दिया था न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। क्लियर? इसके अंदर न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन की एक फैमिली होती है जिसमें राउंड अबाउट 30 डिफरेंट किस्म के प्रोटीन होते हैं, और इनका मेन काम क्या है, डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स, आयंस, डिफरेंट किस्म के जो एंजाइम्स है, डिफरेंट किस्म के ये मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, तो इन सब की ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म से मटेरियल को ये बाहर की तरफ ले जाते हैं, साइटोप्लाज्म की तरफ, और जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, मतलब कि न्यूक्लियोप्लाज्म में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोप्लाज्म में ज़रूरत होती है डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स की, जब डीएनए की रिप्लिकेशन होती है तो उसमें डिफरेंट किस्म की एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, तो वो एंजाइम फिर साइटोप्लाज्म से ये इस न्यूक्लियोपोर के ज़रिए जो है वो अंदर आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियोलस को हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था राइबोसोम फैक्ट्री का, राइबोसोम फैक्ट्री का। तो बेसिकली यहाँ पर
राइबोसोम की सिंथेसिस होती है। यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए बनते हैं, फिर वो बाहर से जो है वो प्रोटीन्स आते हैं, तो वो प्रोटीन राइबोसोमल आरएनए के साथ मिलकर क्या बनते हैं, राइबोसोम्स बनते हैं। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्रोमेटिन मिलेगा, यानी कि डीएनए मिलेगी। तो डीएनए में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए ये क्या करते हैं, ये मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करते हैं, और वो मैसेंजर आरएनए आगे जाकर साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम के साथ मिलकर किस चीज़ की सिंथेसिस करती है, प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, और डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स बनते हैं। नो डियर स्टूडेंट, यानी सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन्स है, जितने भी एंजाइम्स है, उनकी सिंथेसिस यानी उनके पीछे जो कोड वर्ड है वो कहाँ से आता है, वो डीएनए से आता है। नो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, मैं दोबारा उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। नो डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच।